हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो लेकर आ गया हूं मैं आपके लिए अपना थर्ड चैप्टर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। उम्मीद करते हैं आपने पहला 2 चैप्टर देख लिया होगा और आपको अच्छे से चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो अगर उस 2 चैप्टर में कोई भी डाउट है, कोई भी डिफिकल्टी आ रही है किसी टर्म्स को लेकर, तो आप लोग मेरे को कमेंट करो, उसको एकदम अच्छे से क्लियर आपको कर दिया जाएगा। और आज का जो थर्ड चैप्टर है अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मतलब समझ लो आपके जितने भी थ्योरी चैप्टर हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल ही है। वो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, तो पहले समझते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल होता क्या है। तो क्या बोला जा रहा है, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग कंसिस्ट ऑफ प्रिंसिपल, कंसेप्ट, कन्वेंशन, रूल्स एंड गाइडलाइंस डेवलप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी टू द process of accounting in order to enhance its utility to various users of accounting information। क्या बोल रहा है कि अकाउंटिंग कंसिस्ट ऑफ प्रिंसिपल। अकाउंटिंग में क्या क्या रहते हैं, बहुत सारे प्रिंसिपल रहते हैं, कन्वेंशन रहते हैं, रूल्स रहते हैं एंड गाइडलाइंस। ठीक है, जिसको डेवलप किया गया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी मतलब क्या हो गया कि हम लोग ये सारे रूल्स, प्रिंसिपल, गाइडलाइंस इसलिए बनाए हैं क्योंकि क्या हो सके अकाउंटिंग क्या हो सके सेम। यूनिफॉर्मिटी मतलब क्या होता है, सेम हो सके, सब लोग अकाउंटिंग जो कर रहे हैं सबका अकाउंटिंग क्या हो सके, सेम। ठीक है, कंसिस्टेंसी टू द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का जो प्रोसेस उसमें कंसिस्टेंसी लाया जा सके। टू इनहेंस इट्स यूटिलिटी टू वेरियस यूजर, मतलब जो यूजर है उनका यूटिलिटी उससे पूरा हो सके, उनका जरूरत से पूरा हो सके उस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से। ठीक है, इन एडिशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड, और उसी के साथ साथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी इशू करता है। कौन इशू करता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ICAI। ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो इंस्टीट्यूट है वो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करता है, जिससे अकाउंटिंग क्या हो सके, यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी मतलब देखो सिंपल समझो, क्या होता है कि अगर मैं जो अकाउंटिंग कर रहा हूं, फिर हमारे यहाँ कहीं पे भी मतलब पूरे अपने इंडिया में कहीं पे भी लोग बैठे हुए हैं और अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो उन सबका अकाउंटिंग क्या हो सके, सेम, इंक्लूडिंग वर्ल्ड वाइड भी। जितना वर्ल्ड वाइड में जो भी लोग अकाउंटिंग कर रहा है उनका अकाउंटिंग को अगर सेम करना है तो सब क्या करेंगे, सेम प्रिंसिपल फॉलो करेंगे, सेम रूल्स फॉलो करेंगे, सेम गाइडलाइन फॉलो करेंगे, तो ही ये हो सकता है। ठीक है, इसीलिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल को बनाया गया है। ठीक है, मीनिंग क्या है देखो, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जिसको हम लोग जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के नाम से भी जानते हैं, इसको बोलते हैं गैप, आर स्टैंडर्ड रूल्स एंड गाइडलाइंस यूज्ड टू प्रिपेयर अकाउंटिंग स्टेटमेंट। किसको प्रिपेयर क्यों किया गया है, अकाउंटिंग स्टेटमेंट को बनाने के लिए प्रिपेयर किया गया है। दे इंश्योर दैट अकाउंटिंग स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड यूजिंग अ कॉमन लैंग्वेज एंड सेट ऑफ रूल्स। क्या बोल रहा है यहाँ पे कि दे इंश्योर दैट अकाउंटिंग स्टेटमेंट जो है वो जो प्रिपेयर किया जा रहा है सबका लैंग्वेज क्या हो सके, कॉमन। ठीक है, देखो सबका लैंग्वेज क्या हो सके, कॉमन लैंग्वेज हो सके। ठीक है, मेकिंग देम अंडरस्टैंडेबल एंड यूजफुल फॉर वेरियस स्टेक होल्डर, और उसको इस तरह से बनाया जा सके जिससे क्या हो सके, यूजफुल हो सके सभी यूजर्स के लिए। स्टेक होल्डर मतलब वो लोग जिनका आपकी कंपनी में इंटरेस्ट है, लाइक प्रोप्राइटर, इन्वेस्टर, क्रेडिटर, गवर्नमेंट एटसेट्रा। समझ में आ रहा है कि ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या हो गया, इसलिए बनाया जा रहा है जिससे ये सभी के काम आ सके। अगर सबका लैंग्वेज सेम हो, कॉमन लैंग्वेज यहाँ पे यूज किया जाए और ये अंडरस्टैंडेबल हो। ठीक है, और इसको इस तरीके से बनाया जाए जिससे सबके लिए क्या हो सके, ये यूजफुल हो सके। और किसके लिए, स्टेक होल्डर मतलब आपके वो लोग जिनका आपकी कंपनी में इंटरेस्ट है, लाइक प्रोप्राइटर्स, इन्वेस्टर, क्रेडिटर, गवर्नमेंट एटसेट्रा। ठीक है ना, तो इसको एक कॉमन लैंग्वेज में इसको लिख सकते हैं, क्या बोल सकते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल को लेके, द सेट ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस, द सेट ऑफ रूल्स and guidelines which defines the way how accounting should be prepared। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, द सेट ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस विच डिफाइंस द वे, द सेट ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस। ठीक है, द सेट ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस विच डिफाइंस द वे हाउ अकाउंटिंग शुड बी प्रिपेयर्ड इज नोन एज अकाउंटिंग प्रिंसिपल।
और इट इज ऑल्सो नोन एज गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है ना, वो सेट ऑफ रूल्स और गाइडलाइंस जो ये बताते हैं, जो ये डिफाइन करते हैं कि अकाउंटिंग को कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जिससे हमारा अकाउंटिंग क्या हो सके, यूनिफॉर्म हो सके, सेम हो सके, सभी के लिए सेम। ठीक है ना, अब इसके नेचर को पढ़ते हैं, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग। क्या बोला जा रहा है, यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल, यूनिफॉर्म जो समझ रहे, सेम सेट ऑफ रूल सभी के लिए। क्यों? क्योंकि अगर सेम सेट ऑफ रूल रहेगा तभी हम एक दूसरे अकाउंटिंग को समझ पाएंगे और उसको यूज कर पाएंगे। दे प्रोवाइड कंसिस्टेंसी एंड फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है ना, फिर क्या है, देखो अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है, मैन मेड है, इसको किसी भी लाइब्रेरी में टेस्ट किया हुआ नहीं है, हम लोगों ने इसको बनाया है। जितने भी पर्सन, जो लोग का नॉलेज बहुत ज्यादा है, जिनको अच्छा एक्सपीरियंस है, उनके एक्सपीरियंस को बेस लेकर ये जो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल ये बनाए गए हैं। ठीक है, फिर क्या है, फ्लेक्सिबल मतलब क्या हो गया कि ये क्या है, किसी लाइब्रेरी में टेस्ट किया हुआ नहीं जो एकदम परफेक्ट होगा, कुछ इसमें कमियां हो सकती हैं, तो इसको समय दर समय हम इसको चेंज करते रहेंगे। जैसे हमको लगे कि हाँ इसमें कुछ चेंजेस करने का जरूरत है तो उसमें हम चेंजेस करेंगे। ठीक ना, फिर क्या बोला जा रहा है, द एक्सेप्टेंस डिपेंड ऑन हाउ वेल दे मीट द क्राइटेरिया ऑफ रेलिवेंस, ऑब्जेक्टिविटी एंड फिजिबिलिटी। क्या बोल रहा है कि जो इसको एक्सेप्ट कब कैसे किया जाएगा, एक्सेप्टेंस डिपेंड्स ऑन हाउ वेल दे मीट द क्राइटेरिया ऑफ रेलिवेंस, मतलब क्या होना है, रेलिवेंस रिलेटेड, जिस लिए वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल बनाया गया है वो रिलेटेड टू टॉपिक होना चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी मतलब क्या हो गया कि उसमें कुछ भी गलती नहीं हो, हम लोग वेरीफाई करके अकाउंटिंग कर रहे हो। ठीक है, हम लोग जो भी चीजों को रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। एंड फिजिबिलिटी मतलब हम किसी भी दबाव में आकर उसको नहीं बना रहे हो। ठीक ना, तभी जाके वो जनरली एक्सेप्टेड होगा। ठीक ना, फिर हम लोग है नीड फॉर अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो नीड वही हो गया ना कि अगर एक दूसरे अकाउंटिंग को समझना है तो मेरे को सेम प्रिंसिपल को बनाने होंगे, वही चीज यहाँ पे दिया रहेगा। तो क्या दे अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर एसेंशियल फॉर मेकिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलायबल एंड कंपेरेबल both between different firms and over different time period for the same firm. This comparability is crucial for informed decision making by users of financial statement. Simple क्या है बोल रहा है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है, एसेंशियल फॉर मेकिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलायबल, हमको वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होना चाहिए, रिलायबल बनाने के लिए, एंड कंपेरेबल जिससे उसको कंपेयर कर सके, बोथ बिटवीन डिफरेंट फर्म से भी उसको कंपेयर किया जा सके और खुद के ही फर्म से भी उसको डिफरेंट टाइम पीरियड में कंपेयर कर सके। जैसे मेरे जैसे जो फर्म है, मतलब मेरे सेम टाइप का जो बिजनेस कर रहा है उससे भी हम खुद को कंपेयर कर सके और हम खुद को भी खुद से कंपेयर कर सके कि लास्ट ईयर में हम कैसा कर रहे थे और इस ईयर में कैसा कर रहे हैं। तो इसीलिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल का जरूरत है। ठीक ना, इसको देख के हम लोग डिसाइड कर पाएंगे। ठीक है, फिर देखो दे रहा है क्लासिफिकेशन, अकाउंटिंग कंसेप्ट और एजम्पशन और अकाउंटिंग कन्वेंशन। ठीक है, तो एजम्पशन मतलब क्या हो गया ना कि जहां पे हम लोग कुछ एज्यूम कर रहे हैं, हम कुछ एज्यूम करके चीजों को रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो हो गया आपका एजम्पशन। ठीक ना, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारा, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या बोल रहा है बताओ, नाम से क्या समझ में आ रहा है कि हमारा जो बिजनेस है वो क्या रहेगा, गोइंग ऑन रहेगा। हम ये एज्यूम करके चलेंगे, चीजों को जब रिकॉर्ड करेंगे ना तो हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि जो हमारा बिजनेस है वो फ्यूचर में बंद होने वाला नहीं है, वो गोइंग ऑन रहेगा, वो चलते रहेगा। ठीक ना, देखते हैं एक बार क्या बोला डेफिनेशन में, एज पर दिस कंसेप्ट इट इज एज्यूम्ड दैट द बिजनेस विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड इन द फ्यूचर। कि बिजनेस क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा लॉन्ग पीरियड इन द फ्यूचर में। समझ में आ रहा है कि मतलब ये फ्यूचर में लंबे समय तक चलते रहेगा, ये एज्यूम करके हमको अकाउंटिंग करना है। फिर द ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ बिजनेस ऑन द एजम्पशन दैट इट इज कंटिन्यूइंग एंटरप्राइज। और हम जो भी चीजों को रिकॉर्ड करेंगे वो ये सोच के रिकॉर्ड करेंगे कि जो बिजनेस रहेगा वो कंटिन्यूइंग एंटरप्राइज रहेगा, मतलब चलने वाला है फ्यूचर में। ठीक है, इट इज ऑन दिस कंसेप्ट दैट वी रिकॉर्ड फिक्स्ड एसेट्स एट देयर ओरिजिनल कॉस्ट एंड डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन दिस एसेट्स विदाउट रेफरेंस टू देयर मार्केट वैल्यू। इसका सिंपल सा मतलब है कि जो हम फिक्स्ड एसेट परचेज कर रहे हैं, जैसे कि मानो कि हम एक मशीनरी खरीद रहे हैं जिसका दाम है 10 लाख, तो ये पूरे 10 लाख को हम लोग एक ही साल में एज एक्सपेंस नहीं दिखाते हैं, हम उसको 10 साल तक दिखाते हैं, 1 लाख करके उसको राइट ऑफ करते हैं। ठीक ना, क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि बिजनेस तो एटलीस्ट 10 साल तो चलेगा ही, हमें सोच के चलते हैं कि बिजनेस फ्यूचर में चलते रहेगा, तो इसको हम लोग 10 साल में राइट ऑफ करेंगे
तो बर्डन कम पड़ेगा बिजनेस में एक साल पे, ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। तो कंसिस्टेंसी क्या बोल रहा है, दिस कंसेप्ट स्टेट्स दैट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड शुड रिमेन कंसिस्टेंट फ्रॉम वन ईयर टू अनदर। क्या बोल रहा है कि जो हम प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, जो हम मेथड फॉलो कर रहे हैं, जो हम मेथड अकाउंटिंग करते वक्त आपको कहीं कहीं पे आपको मेथड चूज करना पड़ता है, तो जो मेथड फॉलो कर रहे हैं वो कंसिस्टेंट रहेगा। वो क्या रहेगा, कंसिस्टेंट फ्रॉम वन ईयर टू अनदर। मतलब अगर इस साल जो हम लोग मेथड पॉलिसी चूज किए थे, अगले साल भी हम उसको ही फॉलो करेंगे। अगर कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे तो हम कभी भी कंपेयर एक दूसरे के साथ नहीं कर पाएंगे। तो अगर हमको कंपेरेबल या फिर यूजफुल अकाउंटिंग बनाना है तो हमको ये सोच चलना है कि जो हमारा मेथड है वो कंसिस्टेंट रहेगा फ्रॉम वन ईयर टू अनदर, ठीक है। दिस शुड नॉट बी चेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर, ठीक है। इसको हमको ईयर टू ईयर चेंज नहीं करना, ईयर टू ईयर इसको हमको चेंज नहीं करना, शुड नॉट चेंज, ठीक ना। In order to enable the management to compare the profit and loss account and balance sheet of different period and draw important conclusion about the working of the enterprise। क्या बोला, in order to enable the management to compare the profit and loss। अगर सेम मेथड फॉलो करेंगे ना तभी हम लोग कंपेयर कर पाएंगे, तभी हमारा जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, स्टेटमेंट है, वो कंपेरेबल बनेगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट, अकाउंटिंग कंसेप्ट। अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या बोल रहा है, इन अकाउंटिंग एक्रूअल बेसिस इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। मतलब हम बिजनेस में जो रिकॉर्ड करेंगे वो कौन से बेसिस पे रिकॉर्ड करेंगे, एक्रूअल बेसिस, ठीक है। तो पहले समझते हैं सर एक्रूअल बेसिस क्या होता है, एक बार समझाओ आप मेरे को। देखो अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करने के लिए ना दो बेसिस होते हैं, कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस। मतलब आप जो भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हो उसको रिकॉर्ड करने के दो बेसिस है, कैश बेसिस और एक्रूअल। कैश बेसिस क्या बोलता है कि जब भी कैश रिसीव हो तो ही उसको रिकॉर्ड करना है एज अ इनकम, और जब कैश पे कर रहे हो तभी एज एक्सपेंस उसको रिकॉर्ड करना है। अच्छा, इसको अच्छे से क्लियर नहीं हो पा रहा है, ठीक है, अच्छे से समझो। जैसे कि आप गए एक दुकान से सामान खरीदे, ठीक है, कैश भी दे दिए, तो आप अपने बुक में रिकॉर्ड करोगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। मतलब गुड्स खरीदे और पैसा गया, ठीक ना। फिर एक और बार गए उसी दुकान से और अब सामान लेकर आए, बट मानो कि 100 रुपए का सामान खरीदे और 60 रुपए कैश दिए, 40 रुपए बोले कि बाद में दे देंगे, ठीक है। तो कैश बेसिस क्या बोलता है कि आपको रिकॉर्ड सिर्फ 60 रुपए का करना है, 40 का नहीं करना है। आपने जितना कैश पे किया है आपको उतना ही रिकॉर्ड करना है। तो रिकॉर्ड कितना करेंगे, परचेज टू कैश तो करेंगे लेकिन सिर्फ 60 रुपए का, 100 रुपए का रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। बट एक्रूअल बेसिस क्या बोलता है कि आपको रिकॉर्ड दोनों करना है, चाहे वो अपने कैश पे किया हो या कैश पे नहीं किया हो, ठीक है। हमने पहला केस क्या था, परचेज किए थे 100 रुपए का, तो वहां पे भी एक्रूअल बेसिस में रिकॉर्ड होगा परचेज टू कैश। सेकंड क्या था, परचेज किए थे 100 रुपए का ही बट 60 कैश दिए थे, 40 क्रेडिट है, तो भी उसको रिकॉर्ड करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू क्रेडिटर, उसका नाम आ जाएगा पार्टी का, ठीक है। तो एक्रूअल क्या बोलता है, चाहे ट्रांजेक्शन कैश में हो चाहे क्रेडिट में, हमको रिकॉर्ड दोनों में करना है। कैश क्या बोलता है कि सिर्फ कैश वाले को ही रिकॉर्ड करो, कैश अगर पे की है तो एक्सपेंस है, नहीं किए तो रिकॉर्ड नहीं करना है, ठीक है। वैसे इनकम जब रिसीव होगा, जैसे हम किसी को सामान बेच रहे हैं, हम 1000 में सामान बेचे हैं, अगर कैश रिसीव हुआ तो उसको रिकॉर्ड करना, अगर रिसीव नहीं हुआ तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। जब पैसा मिलेगा तब मानेंगे कि वहां सेल हुआ था, तभी उसको रिकॉर्ड करेंगे एज पर कैश बेसिस। बट एक्रूअल बेसिस क्या बोलता है कि वेदर इनकम रिसीव और नॉट, वेदर एक्सपेंस पेड और नॉट, हमको रिकॉर्ड तभी कर देना है जब वो ट्रांजैक्शन इनकर्ड हो रहा है, ठीक ना। तो वही बोलता हूँ, उसी को हम लोग फॉलो करना है, हमको अकाउंटिंग में अपने एक्रूअल बेसिस को फॉलो करना है। इसका एक चैप्टर है, बाद में अच्छे से और समझेंगे इसको, ठीक है। इन अकाउंटिंग एक्रूअल बेसिस इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, इट प्रोवाइड्स मोर एप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज एज कंपेयर टू कैश बेसिस। और क्या बोल रहा है, ये मोर एप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है about the performance of business enterprise as compared to cash basis. Accrual concept applies equally to revenue and expenses recorded when sales made or service are rendered and it is immaterial whether cash is received or not. क्या बोल रहा है कि जब सेल्स का बात होगा ना, सेल्स का या सेल्स ऑफ गुड्स का या सर्विस का, तो जब वो गुड्स हम सेल कर रहे हैं या फिर जब हम सर्विस रेंडर कर रहे हैं उसको तभी रिकॉर्ड करेंगे। इमैटेरियल में लीजिए, इमैटेरियल मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है कि कैश आपने रिसीव किया है या रिसीव नहीं किया है, ठीक है। इमैटेरियल वेदर कैश इज रिसीव और नॉट, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इमैटेरियल मतलब वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मटेरियल मतलब इंपॉर्टेंट, ठीक है, वो इमैटेरियल है, मेरे कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं लगता कितने पैसा
रिसीव किया या रिसीव नहीं किया, हमको उसको तभी रिकॉर्ड कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या आ गया हमारा, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या बोल रहा है, एक मिनट, हाँ, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ यूनिट। ठीक है, क्या बोल रहा है कि इस कंसेप्ट के हिसाब से बिजनेस क्या है, एक यूनिट है, एक क्या है, एक यूनिट। ठीक है, सेपरेट एंड डिस्टेंट फ्रॉम इट्स ओनर, जो कि क्या है, सेपरेट है, जो कि क्या है, सेपरेट, एकदम दिमाग में सेट करो, सेपरेट है, डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर, अपने ओनर से सेपरेट है, अपने क्रिएटर से सेपरेट है, मैनेजर से सेपरेट है, एंड अदर। ठीक है, मतलब बिजनेस का मालिक भी बिजनेस नहीं है, बिजनेस उससे अलग है। ठीक है, इन अदर वर्ड द ओनर ऑफ अ बिजनेस इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम द बिजनेस ही ओन। तो क्या बोला, अदर वर्ड से बोला जाए तो ओनर क्या है, ओनर ऑफ बिजनेस इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम द बिजनेस ही ओन्स। तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट बोलो, एंटिटी कंसेप्ट बोलो, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट बोलो, तीनों एक ही बात बोलता है कि हमको जो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है अपने बुक में ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करना है, न कि ओनर पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारे लिए ओनर क्या है, अलग है, वो बिजनेस और ओनर दोनों सेम नहीं है, तो हम जो भी चीज को रिकॉर्ड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, न कि ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू। एकदम इजी समझो। ठीक है, नेक्स्ट मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या बोलता है, only those transactions and events are recorded in accounting which are capable of being expressed in terms of money। हम लोग उन्हीं ट्रांजेक्शन और इवेंट को रिकॉर्ड करेंगे जिसको हम मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, एंड इवेंट इवन दो इट मे बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ बिजनेस अनलेस इट्स इफेक्ट कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी विद अ फेयर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। सिंपल समझो, कितना इजी लैंग्वेज बोल रहा है कि अगर कोई भी इवेंट हमारे बिजनेस के लिए चाहे कितना भी इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, अगर वो मनी टर्म से एक्सप्रेस उसको नहीं कर रहा है तो उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हम सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन को अपने बुक में रिकॉर्ड करेंगे जिसको हम लोग मनी की टर्म से मेजर कर सकते हैं। ठीक है, और वो ट्रांजेक्शन जिसको मनी टर्म से मेजर नहीं कर सकते हैं उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, ये हो गया मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या बोलता है कि देखो बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट और एक्चुअल लॉस पता कब चलता है, जब बिजनेस कंप्लीटली वाइंड अप होता है। ठीक ना, लेकिन उतना देर वेट करेंगे हम अगर बिजनेस इंफॉर्मेशन के लिए तो वो इंफॉर्मेशन मेरे लिए यूजफुल नहीं रहेगा। तो इंफॉर्मेशन को यूजफुल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, बिजनेस को लाइफ को कुछ इंटरवल में बांट देते हैं, और वो इंटरवल जनरली कितने मंथ्स का होता है, 12 मंथ्स का होता है, 1 ईयर का होता है, और उसी पीरियड को हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। ठीक ना, देखो एज द बिजनेस इज इंटेंडेड टू कंटिन्यू indefinitely for a long period, ठीक है, the true result of the business operation can be ascertained only when the business is completely wound up। मतलब completely business जब बंद हो जाएगा तभी मेरे को उसका ट्रू प्रॉफिट और लॉस पता चलेगा। ठीक है, उसका ट्रू रिजल्ट कब पता चलेगा, जब कंप्लीटली बिजनेस बंद हो जाएगा। बट ascertainment of profit after a very long period will be of little use of the proprietor। और उतने क्या बोल रहा है कि अगर बहुत समय बाद हमको पता चले कि बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस हुआ था तो वो प्रोप्राइटर, मैनेजर या इन्वेस्टर के लिए ज्यादा यूजफुल नहीं रहेगा। तो बिकॉज इट विल बी टू लेट टू टेक करेक्टिव स्टेप एज दैट टाइम। तो हम लोग अगर हमको पता ही नहीं चले कि मेरा रिजल्ट में क्या है, मेरा क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, तो हम करेक्टिव स्टेप नहीं ले सकते हैं। ठीक ना, तो इसीलिए क्या करते हैं अकाउंटिंग में क्या आता है कि हम लोग अकाउंटिंग कब करते हैं, पूरा जो प्रॉफिट लॉस निकालते हैं वो एक पीरियड का निकालते हैं, जो पीरियड जनरली कितने मंथ्स का होता है, 12 मंथ्स का। ठीक है, ये हो गया अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। फिर है कॉस्ट कंसेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट क्या बोलता है कि अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एन एसेट इज ऑर्डिनरली रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट द प्राइस एट विच इट वाज अक्वायर्ड। सिंपल सा बात समझो कि कॉस्ट कंसेप्ट और हिस्टोरिकल क्या बोलता है। ये हिस्टोरिकल मतलब क्या समझ में आता है, पास्ट से रिलेटेड। क्या मतलब, पास्ट से। तो पास्ट में जिस प्राइस में अपने उस एसेट को अक्वायर्ड किया था, परचेज किया था, हम सिर्फ उसी प्राइस पे उसको रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, पास्ट में जिस प्राइस पे हमने उसको अक्वायर्ड किया था, परचेज किया था, हम लोग सिर्फ उसी प्राइस पे उसको रिकॉर्ड करते हैं। ये प्रिंसिपल बोलता है। ठीक है, दिस कॉस्ट बिकम्स द बेसिस ऑफ ऑल सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग फॉर द एसेट्स सिंस द एक्विजिशन कॉस्ट रिलेट्स टू द पास्ट इट इज टर्म्ड टू एज
हिस्टोरिकल कॉस्ट, ठीक है। दिस कॉस्ट इज द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब हमको अपने बुक में जितने भी एसेट्स को रिकॉर्ड करना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर अक्वायर्ड कॉस्ट, ठीक है, जिस प्राइस से हमने उसको परचेज किया था। नेक्स्ट पॉइंट, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। तो ये कंसेप्ट क्या बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड एज हैविंग अ डुअल एस्पेक्ट। मतलब जितने भी मेरे ट्रांजेक्शन होते हैं, जितने भी एक्टिविटी होती है, सबका अगर रिकॉर्ड करेंगे तो सबका क्या होता है, डुअल एस्पेक्ट, मतलब डबल एस्पेक्ट होगा, उसका दो एस्पेक्ट होगा, ठीक है। इन अदर वर्ड एवरी ट्रांजेक्शन अफेक्ट एटलीस्ट 2 अकाउंट। दूसरे शब्दों में बोला जाए तो हर एक ट्रांजेक्शन को क्या करेगा, 2 अकाउंट को अफेक्ट करेगा, अफेक्ट एटलीस्ट 2 अकाउंट, ठीक है। इफ वन इज डेबिटेड, इफ वन अकाउंटिंग इज डेबिटेड एंड अनदर अकाउंट मस्ट बी क्रेडिट। अगर एक अकाउंट डेबिट को अफेक्ट करेगा तो दूसरा क्रेडिट को अफेक्ट ही करेगा, ठीक है। दिस सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डबल एंट्री सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है कि हर एक ट्रांजेक्शन का 2 इंपैक्ट होगा, ठीक है, हर एक ट्रांजेक्शन का 2 इंपैक्ट होगा। अगर एक डेबिट होगा तो दूसरा मस्ट भी क्रेडिट को होना ही है, ठीक ना। तो मिनिमम 2 से हो सकता है ज्यादा हो जाए, बट अगर एक डेबिट है तो दूसरा क्रेडिट होगा ही, ये मेरा डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट बोलता है, ठीक ना। अब आते हैं हम लोग रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट, या फिर इसको रियलाइजेशन कंसेप्ट भी बोलते हैं, ठीक है। रेवेन्यू मीन्स द अमाउंट विच इज एडेड टू द कैपिटल एज अ रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। रेवेन्यू इज ऑन बाय सेल ऑफ गुड्स और बाय प्रोवाइडिंग अ सर्विस। Concept of revenue recognition determine the time order particular period in which the revenue is realized. Revenue is deemed to be realized when the title or the ownership of goods has been transferred to the purchaser and when he has legally become liable to pay the amount. ठीक है, it should be remembered that revenue recognition is not related with the receipt of cash. देखो जो चीज एक्चुअल कंसेप्ट बोला था ना, वही यहाँ पे ये भी बोल रहा है। पहला शुरू समझो, क्या बोला, रेवेन्यू मींस द अमाउंट विच इज एडेड टू द कैपिटल। रेवेन्यू क्या होता है, जो कि मेरे कैपिटल में ऐड हो जाता है, ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। जो बिजनेस का ऑपरेशन से जो रिजल्ट आया उसको हम लोग अपने कैपिटल में ऐड कर देते हैं। रेवेन्यू इज ऑन बाय सेल ऑफ गुड्स और प्रोवाइडिंग अ सर्विस। रेवेन्यू कहाँ से क्रिएट करते हैं हम लोग, जो गुड्स बेचते हैं और जो सर्विस देते हैं दूसरों को, उससे जो फायदा होता है और उसका जो रिजल्ट आता है वही मेरा क्या होता है, रेवेन्यू। रेवेन्यू पूरा ऐड नहीं, रेवेन्यू का जो रिजल्ट होता है वो ऐड करते हैं, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन डिटरमाइन द टाइम ऑर्डर पर्टिकुलर पीरियड। क्या बोला है कि कंसेप्ट रेवेन्यू रिकॉग्निशन क्या बोलता है कि जिस टाइम पे, उस पीरियड पे रेवेन्यू इज रियलाइज्ड, ठीक है, रेवेन्यू इज डीम्ड टू बी रियलाइज्ड व्हेन द टाइटल ऑफ द ओनरशिप ऑफ गुड्स हैज बीन ट्रांसफर्ड। हम क्या समझेंगे, जैसे ही हमने उस ओनरशिप ट्रांसफर कर दिया किसी और को, हम मान लेंगे उसी दिन मेरा रेवेन्यू हो गया, ठीक है। मेरे लिए वो इमैटेरियल है कि वो पैसा मैंने रिसीव किया या रिसीव नहीं किया है, ठीक ना। ओनरशिप हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द परचेसर एंड व्हेन ही लीगली बिकम लायबल टू पे द अमाउंट। जैसे ही ओनरशिप को हमने ट्रांसफर कर दिया परचेसर को, तो क्या बन गया, बिकम लायबल हो गया टू पे द अमाउंट, उसको अमाउंट को पे करने के लिए। इट शुड बी रिमेंबर्ड दैट रेवेन्यू रिकॉग्निशन इज नॉट रिलेटेड विद द रिसिप्ट ऑफ कैश। सिंस यही बोल रहा है कि ये रिसिप्ट ऑफ कैश को लेकर फोकस नहीं है। इसका सिंपल सा चीज है, जैसे ही मैंने ओनरशिप ट्रांसफर कर दिया, मैंने गुड सेल कर दिया, सर्विस मैंने प्रोवाइड कर दिया, वो मेरा रेवेन्यू हो गया, विदर कैश रिसीव और नॉट, ठीक है। आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट, मैचिंग कंसेप्ट। दिस कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर करेक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इससे हम लोग करेक्ट नेट प्रॉफिट डिटरमाइन कर पाते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, इन डिटरमाइनिंग द नेट प्रॉफिट from the business operation, all costs which are applicable to revenue of the period should be charged against that revenue. सिंपल सा है, क्या जितने भी उस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए जितने भी मैंने खर्चे किए हैं वो क्या करेंगे, वो उस पर्टिकुलर पीरियड में चार्ज किए जाएंगे, किसके ऊपर, उस रेवेन्यू के ऊपर। ये मैचिंग कंसेप्ट बोलता है। अकॉर्डिंगली फॉर मैचिंग कॉस्ट विथ रेवेन्यू, फर्स्ट रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एंड देन कॉस्ट इनकर्ड फॉर जनरेटिंग दैट रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। तो अगर हम कोई रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं तो उस रेवेन्यू को जनरेट करने में जितने भी मैंने खर्चे इनकर्ड किए हैं, उस रेवेन्यू को जनरेट करने में जितने भी खर्चे इनकर्ड किए हैं, उसको क्या करना है, उस रेवेन्यू पे उस पर्टिकुलर पीरियड पे चार्ज करना है, जिससे मेरा करेक्ट प्रॉफिट लॉस निकल सके। जैसे कि मानो कि ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है ऐसे यहाँ पे, ठीक है। इस साइड को बोलते हैं हम लोग क्रेडिट साइड, जो कि मेरा इनकम होता है, और इस साइड को हम लोग बोलते हैं डेबिट साइड, जो भी एक्सपेंस होता है, ठीक है। मानो कि मेरा इनकम हो रहा है 100 रुपया, ठीक है, और इस इनकम को जनरेट करने में मेरे को 80 रुपये खर्च हो गए,
ठीक है ना। तो मेरे को प्रॉफिट कितने का हो बताओ तो, हमको प्रॉफिट कितने का होगा 20, जो 20 जो है इसी को करते हैं हम लोग मैच, दोनों साइड क्या कर देते हैं मैच मतलब दोनों साइड इक्वल होना चाहिए। तो दोनों साइड इक्वल लाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो डिफरेंस है उसको लिखना पड़ेगा। डिफरेंस कितना है 20, और इसी को हम लोग बोलते हैं हम लोग अपना नेट प्रॉफिट। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से बाद में समझेंगे, अभी तो हम हल्का शॉर्ट पे आपको समझा दिए। ये क्या हो गया नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। ठीक है, फिर अब आते हैं ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट, मतलब सारा कंसेप्ट खत्म होने वाला है। क्या बोला है, दिस कंसेप्ट रिक्वायर्ड दैट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड in an objective manner, free from the personal bias of either management or the account who prepare the accounts। ठीक है, क्या बोल रहा है कि एक कंसेप्ट क्या बोल रहा है, रिक्वायर्ड दैट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन ऑब्जेक्टिव मैनर, बहुत ऑब्जेक्टिव मैनर में रिकॉर्ड होना चाहिए। फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस, मतलब अपने पर्सनल फायदे से उसको अलग रखना है। ठीक है, आइदर मैनेजमेंट ऑफ द अकाउंटेंट, या फिर मैनेजमेंट के फायदे से उसको दूर रखना है। हु प्रिपेयर्स द अकाउंट, ठीक है, जो अकाउंट प्रिपेयर कर रहा है उसको ये बातों को ध्यान में रखना है कि अपने पर्सनल फायदे, अपने मैनेजमेंट के फायदे के लिए हम गलत अकाउंटिंग नहीं करेंगे। ठीक है, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन, ये पॉसिबल तभी होगा व्हेन ईच ट्रांजैक्शन इज सपोर्टेड बाय वेरीफाइबल डॉक्यूमेंट, और ये सही तभी होगा जब हम सारे डॉक्यूमेंट को क्या करेंगे वेरीफाई, और जो भी चीज को रिकॉर्ड कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के बाद ही रिकॉर्ड करें। एंड वाउचर्स, ठीक है, वाउचर्स को, डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने के बाद ही उसको रिकॉर्ड करें। ठीक है, सच एज, क्या बोलते हैं उसका नाम क्या है, कैश मेमो, कैश मेमो, इनवॉइस, सेल्स बिल, पेइंग स्लिप, कॉरस्पॉन्डेंस एग्रीमेंट एटसेट्रा। तो इन सभी चीजों को अगर हम देख के रिकॉर्ड करेंगे, उसको वेरीफाई करके रिकॉर्ड करेंगे, तब मेरा ऑब्जेक्टिविटी क्या होगा, पूरा हो जाएगा इससे। ठीक ना, मतलब सिंपल सा है कि अगर आपको अपने बुक में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है तो ये आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट है उन डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करके, हाँ ये डॉक्यूमेंट सही है, उसके बाद ही ट्रांजैक्शन को अपने बुक में रिकॉर्ड करना। अगर ऐसा करते हो तो आपका अकाउंटिंग का जो ऑब्जेक्टिव है वो कंप्लीट होगा, अकाउंटिंग सही होगा। ठीक, अब आते हैं कन्वेंशन। तो कन्वेंशन क्या हो गया, एन अकाउंटिंग कन्वेंशन में बी डिफाइंड एज कस्टम और जनरली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस विच इज अडॉप्टेड आइदर बाय जनरल एग्रीमेंट और कॉमन कंसेंट अमंग अकाउंटेंट। तो पहला पॉइंट क्या बोला, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर मतलब क्या हो गया कि आपको अपने ट्रांजैक्शन में, अपने बुक में सभी चीजों को फुल्ली डिस्क्लोज करना है। ठीक है, दिस कन्वेंशन रिक्वायर्ड दैट ऑल सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू इकोनॉमिक अफेयर, जितने भी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है रिलेटिंग टू इकोनॉमिक अफेयर ऑफ द एंटरप्राइज शुड बी कंप्लीटली डिस्क्लोज। जितने भी इकोनॉमिक अफेयर है सबको आपको कंप्लीटली डिस्क्लोज करना है। ठीक, इन अदर वर्ड्स देयर शुड बी अ सफिशिएंट डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन which is of material interest to the users of the financial statement such as proprietor, present and potential creditor, investor and others। क्या बोला, अदर वर्ड में बोला जाए तो देयर शुड बी सफिशिएंट डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज मटेरियल इंटरेस्ट टू द यूजर। वो सारी चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जिसपे इंटरेस्ट है यूजर्स का, ठीक है, वो चीजों को हमको फुल्ली डिस्क्लोज करना है। ठीक है, और कौन यूजर हो गए, प्रोप्राइटर, प्रेजेंट एंड पोटेंशियल क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर एंड अदर्स। ठीक है, द प्रिंसिपल इज सो इंपॉर्टेंट दैट द कंपनीज एक्ट मेक ample provision for the disclosure of essential information in the financial statement of a company। सिंपल समझो कि सारी चीजों को फुली डिस्क्लोज करना है, किसी भी चीजों को छुपाना नहीं है। वो सारी चीज जो इकोनॉमिक अफेयर से रिलेटेड है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, उन सभी को आपको फुली डिस्क्लोज करना है। ठीक है, फिर बोला कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। दिस कन्वेंशन इज एन एक्सेप्शन ऑफ द कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। देखो ये क्या बोल रहा है, ये जो ये है, ये बोला, ये उल्टा बोल रहा है। क्या बोला है कि हमको मटेरियल चीज, मटेरियल मतलब इंपॉर्टेंट चीजों को ही फुली डिस्क्लोज करो, ये बोल रहा है। ऊपर क्या बोला था कि सबको फुल डिस्क्लोज करो, ये क्या बोल रहा है कि हमको सभी चीजों को फुली डिस्क्लोज नहीं करो, मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट है उनको फुल्ली डिस्क्लोज करो। ठीक है, बट क्या है समझते हैं इसको। अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन, आइटम हैविंग एन इनसिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ बीइंग इररिलेवेंट टू द यूजर्स नीड टू बी डिस्क्लोज, नीड नॉट टू बी डिस्क्लोज। दिस अनइम्पॉर्टेंट आइटम are either left out or merged with other item, otherwise accounting statement will be unnecessarily overburdened। देखो सिंपल है, ये क्या बोल रहा है, मटेरियल कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी क्या बोल रहा है कि आप सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों को ही डिस्क्लोज करो। वो चीजें जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है
उनको या तो छोड़ दो या फिर उनको किसी आइटम के साथ मर्ज करके उसको रिकॉर्ड कर दो। जैसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं, अगर मेरा कंपनी का टर्नओवर है 10 करोड़, 10 करोड़ का टर्नओवर है, लगभग हम 1.5 से 2 करोड़ का प्रॉफिट कर रहे हैं हर साल, ठीक है। तो अगर 50-100 रुपए का जो ट्रांजेक्शन है और उसको भी अपने बुक में रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देंगे, मतलब उसको भी अगर शो करेंगे, तो हो सकता है कि एक अकाउंटिंग जो है मेरा ज़्यादा बड़ा हो जाए और फिर वो यूजर के लिए ज़्यादा यूजफुल ना रहे। तो हम क्या करेंगे, जो छोटे मोटे जो ट्रांजेक्शन होते हैं 50-100 रुपए के, जैसे एग्जाम्पल कि आप पानी मंगा रहे हो, नाश्ता मंगा रहे हो, अपने चाय मंगा रहे हो, अपने क्लाइंट्स के लिए कोल्ड ड्रिंक मंगा रहे हो, ये छोटे मोटे जो खर्चे हैं इसको हम लोग क्या करते हैं, मर्ज करके इसको रिकॉर्ड करेंगे, जिससे जो हमारा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा बड़ा या ज़्यादा अनइम्पॉर्टेंट ना हो जाए, किसी लोगों को लगे कि सिर्फ छोटी बेकार चीज़ें इसमें रिकॉर्ड की गई हैं। तो सारे वो ट्रांजेक्शन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उसको आपको मर्ज करके डिस्क्लोज करना है, ठीक है। अब है आपका कन्वेंशन ऑफ कन्वर्टिज्म और प्रूडेंस, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन, all anticipated losses should be recorded in the books of account, but all anticipated unrealized gains should be ignored। देखो सिंपल, एंटिसिपेटेड मतलब क्या हो रहा है, एंटिसिपेटेड मतलब हो गया वो सारे लॉस जो हमको लग रहा है फ्यूचर में हो सकते हैं, उनको आप आज ही डिस्क्लोज कर दो। एग्जाम्पल समझो एकदम सिंपल सा, अगर मानो कि मेरा एक दुकान है, मेरे बगल में एक दुकान था, दो दुकान है, एक क्या बोल रहा है कि एक अपने कस्टमर को उधार में सामान बेच रहा है और दूसरा वाला क्या है, वो उधार में नहीं बेचता है, वो सिर्फ कैश में। भाई आज नकद कल उधार के कंसेप्ट पे चल रहा है और हम आज नकद और आज उधार दोनों ही कंसेप्ट पे चल रहे हैं। तो सिंपल बताओ सेल किसका ज्यादा होगा, बोलो। जाहिर सा बात है कि जो क्रेडिट दे उसको ज्यादा, मतलब मेरा सेल ज्यादा होगा। लेकिन एक लॉस मेरे को मन में डर रहेगा ना कि हो सकता है उधार तो दे रहे, अगर सबने पैसा नहीं दिया तो ये एक लॉस होने का चांसेस है। अगर क्रेडिट सेल करेंगे तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो पैसा न दे, ठीक है। तो हमको क्या करना है, उसके लिए पहले से एक एजम्पशन लेके चलना है कि हाँ इतना लॉस हो सकता है और उसके लिए हम आज ही ये मतलब प्रोविजन क्रिएट कर ले, ठीक है। मतलब जितने भी एंटिसिपेटेड लॉस है उसको हमको आज ही रिकॉर्ड कर लेना है, ठीक ना। समझ में आया एकदम क्लियरली। वही चीज बोला कि अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेस शुड बी रिकॉर्डेड, ठीक है, इन द बुक्स, बट ऑल एंटिसिपेटेड अनरियलाइज्ड गेन शुड नॉट बी इग्नोर्ड। अनरियलाइज्ड एंटिसिपेटेड गेन क्या हो सकता है, जैसे कि मानो कि कोई पार्टी है, मतलब हम किसी उधार में सामान खरीदे थे, अब हम सोचे अगर उनसे पैसा नहीं लिया या उसका डेथ हो गया, मेरे को पैसा नहीं देना पड़ा, तो ऐसा हो सकता है, बट इसको हमको रिकॉर्ड नहीं करना है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, कन्वर्टिज्म इन द पॉलिसी ऑफ पेइंग सेफ, ठीक है, प्रोविजन इज मेड फॉर ऑल नोन लायबिलिटी एंड लॉसेस इवन दो द अमाउंट कैन नॉट बी डिटरमाइंड विद सर्टेनिटी। मतलब हमको ये तो पता है ना कि अगर मानो कि हम 10 लाख का क्रेडिट सेल किए हैं इस महीने में, तो हो सकता है 10 लाख में से मेरे को 10-20 हज़ार रुपया 30 हज़ार रुपया नहीं मिले, मतलब पैसा डूब जाए, ऐसा हो सकता है। मतलब मेरे को लग रहा है कि कुछ नुकसान होगा, बट कितना होगा वो नहीं पता। समझ में आ रहा है, मेरे को ये लग रहा है कि यहाँ पे लॉस हो सकता है, बट कितना होगा वो हमको पता नहीं है। मतलब मेरे को पता है कि लायबिलिटी है, बट लायबिलिटी कितना है वो नहीं पता, तो उसके लिए हमको प्रोविजन क्रिएट करना होगा, ठीक ना। प्रोविजन इज मेड फॉर ऑल नोन लायबिलिटी, मतलब पता है कि लायबिलिटी होने वाला है, ठीक है, लॉस होने वाला है, लायबिलिटी और लॉस होने वाला है, इवन दो द अमाउंट कैन नॉट बी, बट इसका हमको अमाउंट नहीं पता, ठीक है, फिर भी उसका रिकॉर्ड हम लोग करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल चैप्टर खत्म, ठीक है। तो अगर कोई भी पॉइंट, कोई भी इसमें आपको डाउट है तो आप लोग कमेंट करो, उसका आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। नोट्स चाहिए तो कमेंट करो, आपको नोट्स भी एज ए पीडीएफ हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो जिसको जो भी तरह का हेल्प चाहिए आप लोग जरूर बोलो, कमेंट करो, आप लोग को हेल्प मिलेगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है। अच्छा वीडियो लगे तो क्या करना है, दोस्तों को शेयर भी करना है, जिससे सभी लोग अच्छे से पढ़ाई कर पाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों को शेयर करो। थैंक यू, बाय बाय।